हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस में। तो फाइनली हम अपना नया पार्ट लेके आए हैं विच इज़ पार्ट 3 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में कुलॉम्ब्स लॉ कर लिया है। कुलॉम्ब्स लॉ से पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक जितने भी चीज़ें हमें जाननी चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने वो सब करी हैं। ये सारे लेक्चर उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेंगे जो बेस से स्टार्ट करना चाहते हैं अपना अपने ट्वेल्थ की प्रिपरेशन को हाई लेवल तक ले जाना चाहते हैं। उनके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भेजें जिससे उन तक भी ये बेसिक जो जीरो टू हीरो सीरीज है उन तक भी पहुंच पाए। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1 अप्रैल से हम अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट मैंने आपको बताई थी। डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन करें, आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितनी भी सारी यहाँ पे हैं, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और उसी के साथ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। घर बैठ के आप ये वीडियो देख सकते हैं, घर बैठे आप क्लास ले सकते हैं। डेफिनेटली लाइव क्लास होगी, घर बैठ के आप ये क्लास देख सकते हैं। ओनली 15 स्टूडेंट हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि 15 स्टूडेंट है तो डायरेक्टली आप टीचर से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बैच रहने वाला है। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड 10th क्लास की साइंस एंड मैथमेटिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं 1 अप्रैल से। सो डेफिनेटली आप उन बैचेस को ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। हमने 1 सेकेंड, कुलॉम्ब्स लॉ के मैंने कल कुलॉम्ब्स लॉ कराया आपको। ठीक है, कुलॉम्ब्स लॉ जैसा कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शायद मैंने नोट्स लिखा दिए होंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चंस मैंने कराए थे एंड एक क्वेश्चन मैंने बोला था, ये वाला मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल का डेरिवेशन कराना रह गया था, वो मैंने कराया नहीं है, वो करेंगे क्योंकि आज हमारी डेरिवेशन की शुरुआत भी होने वाली है। ठीक है, तो आज का जो पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखो होता क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली है क्या। देखो मेरे पास कुलॉम्ब्स लॉ है। ठीक है, कुलॉम्ब्स लॉ में है एक्चुअली है क्या, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है ना, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स वही कुलॉम्ब्स लॉ है। समझ पा रहे हो ना। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो उनके प्रोडक्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है ना। तो मैंने कल आपको बताया था। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पर है। ठीक है, ये एक चार्ज है, मैं एक छोटा सा ये ले लेता हूँ, ये पेंसिल है, ये एक चार्ज है, इसके और एक दूसरा चार्ज यहाँ पर है। देखो इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड में ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। आपको ये बच्चे कहेंगे सर ये तो ब्लैक बोर्ड है। हाँ ये ब्लैक बोर्ड है। तो देखो एक चार्ज ले लेते हैं क्यू। ठीक है, सारे चार्ज पॉजिटिव है ऐसा मान के चल रहा हूं मैं पहले। ठीक है, मैंने पहले ही मान लिया, मैं बार बार पॉजिटिव नहीं लिखूंगा, मैं आपको बोल दे रहा हूं कि सारे चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज पर एक चार्ज Q1 यहां पर रखा हुआ है, एक चार्ज Q2 यहां पर रखा हुआ है, एक चार्ज Q3 यहां पर रखा हुआ है, एक चार्ज Q4 यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी चार्जेस के कारण Q1, Q2, Q3 के कारण देखो ये Q1 भी इसको रिपेल कर रहा होगा क्योंकि सब पॉजिटिव मैंने बताया, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा और ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि सभी चार्जेस के कारण टोटल धक्का कितना लगा, नेट फोर्स कितना लगा, ये वही कह रहा है। ये बता रहा है कि अगर मैं इसको Q1 2 3 4 इसको मैं 5 बोल दूं और इसको 1 बोल दूं ताकि स्टेटमेंट वैलिड हो जाए, बस इतना सा है। देखो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 जो कि ये लिखा हुआ है, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 सेम है। मतलब ये बता रहा है कि जो Q1 पर जो टोटल फोर्स है विच इज F1 वो होगा बराबर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 प्लस फोर्स ऑन जो यहां पर लिखा है मैं उसकी स्टेटमेंट बता रहा हूं। ठीक है, फिर समझा भी रहा हूं साथ में, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4, फिर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q5। ठीक है, इन सभी चार्जेस के कारण, ये कितने चार्ज है 1 2 3 4 4 चार्जेस के कारण टोटल इस पर फोर्स कितना लगेगा वो इनका वेक्टर सम होगा। आई बात समझ में।
ठीक है, इन सभी का वेक्टर सम होगा, मतलब कि ये चार्ज है, इसको ये भी धक्का दे रहा है, ये भी धक्का दे रहा है, ये भी धक्का, टोटल धक्का है कितना लगा, वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। आई बात समझ में? वही यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे, देखो स्टेटमेंट देखो, व्हेन मल्टीपल चार्जेस इंटरेक्टेड टोटल फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड इट बाय ऑल अदर चार्जेस। वही मैंने बोला, जितने भी चार्जेस है टोटल, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। ये कंडीशन माननी पड़ेगी, मतलब Q2 और Q4 एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे, अगर ये दूसरे को ही धक्का देने लगेंगे तो उस Q1 पे लगने वाला फोर्स इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस चार्ज को इफेक्ट नहीं करेगा। समझ लो ना, ये ऐसा मानेंगे कि ये चारों के चारों किसको इफेक्ट कर रहे हैं, केवल Q1 को इफेक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आएगा। तो यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन है। तो इस पर कैसे सॉल्व करेंगे, F12 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 टू कहाँ गया, ये इन दोनों पे, तो क्या हो जाएगा Q के, इसकी F12 की वैल्यू कितनी होगी बताओ। मैंने अभी वेक्टर फॉर्म बताई नहीं है, वेक्टर फॉर्म में बताऊंगा, अभी मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको। ये हो जाएगा K Q1 Q2 और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को R1 मान लूंगा, है ना, R1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी। सेम ऐसी F Q1 एंड Q5 के बीच की कितनी आएगी, वो आएगी F15 के Q1 Q5 अपॉन R, इसको 2 मान लूंगा। समझ पा रहे हो ना इसको, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत इजी है, आपको टोटल अलग अलग इंडिविजुअल चार्ज के कारण अलग अलग फोर्स निकालना है, लास्ट में सबको जोड़ देना है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म मैंने अभी कराई नहीं है, इसलिए मैं वो स्किप कर रहा हूँ, वाला पार्ट वेक्टर फॉर्म में लिखना, अभी मैं लास्ट में आज आपको ये कराना है, वो कराऊंगा, तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं। क्लियर है, तो आगे मूव करते हैं। आई होप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया होगा। अब आता है मेन पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, a charge body creates an electric influence around itself called electric field। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल क्या करे, अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस करेगा। समझो ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखूंगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। कौन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव, कौन अपोजिट करता है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, बट फिलहाल इतना समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक ऐसा इमेजनरी फील्ड, ठीक है। हाँ, जो लाइंस बनाते हो तो इमेजरी होती है ना, ठीक है, एक्चुअली में दिखेंगे थोड़ा ना, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा वहाँ पे। एक ऐसा फील्ड जिसमें क्या करते हैं, किसी चार्ज को रखने पर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। अ चार्ज बॉडी क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस अराउंड इटसेल्फ, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक चार्ज है, उसके चारों ओर क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। समझ लो ना, ठीक है। एक चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता है, बाहर निकलता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, अभी मैंने उसकी प्रॉपर्टीज आपको कराई नहीं है, सपोज दैट मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकालता है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इसी के यहाँ पर बताई है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बाहर को निकाल रहा है। तो यही कह रहा है कि अ चार्ज बॉडी क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस अराउंड इटसेल्फ, मतलब इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस मतलब इस चार्ज के पास अगर कोई मैं नेगेटिव चार्ज लेके आऊंगा छोटा सा, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इन्फ्लुएंस कर रहा ना, ये चार्ज इन्फ्लुएंस हो रहा है इसके अराउंड, है ना। तो क्यों इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई ना कोई फील्ड है, वो फील्ड कौन सा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। देखो, मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां पर बना रहा हूं, एक सेकेंड, सभी फोकस करेंगे, कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल यहां बैठे रहना है, इसको सीख के जाना है अच्छे से, बिल्कुल। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो जो ई, ये यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैं इंटेंसिटी लिखना भूल गया, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मान लो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज रखा। अब देखो टेस्टिंग चार्ज क्या होता है, पहले मैं आपको समझा दूं। टेस्टिंग चार्ज,
टेस्टिंग चार्ज एक छोटा सा चार्ज होता है जिसका जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 0.000000001, दैट मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो टेंस टू जीरो होता है, मतलब जीरो के बहुत करीब है, जीरो के बहुत करीब मतलब 0.0001, मतलब बहुत छोटा इसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब क्या, ये किसी दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इसका जो पावर होती है वो बहुत वीक होती है, बहुत कमजोर होती है। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज नहीं कराई, वो मैं कराऊंगा डेफिनेटली, बट फिलहाल मैं थोड़ा ये इंट्रोड्यूस करा रहा था क्योंकि एक न्यूमेरिकल जो मेरा कल फंसा था मुझे वो कराना है पहले। ठीक है, तो डोंट वरी, वो नहीं कराया तो वो मैं कराऊंगा डेफिनेटली, ये मत सोचना कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, सारा सारा कोर्स होगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। तो टेस्टिंग चार्ज क्या होता है? टेस्टिंग चार्ज एक छोटा सा चार्ज होता है जिसका अपना जो ऐसा मान के चलते हैं कि इसका अपना कोई इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, बहुत छोटा होता है, तो टेस्ट आप उसी पर कर पाओगे ना जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। ठीक है, जो खुद कमजोर हो उस पर ही तो टेस्ट होता है। चूहों पर हम टेस्ट कर पाते हैं क्योंकि वो हम पे उल्टा मतलब हमला ना कर पाए, शेर पे टेस्ट थोड़ा ना कर पाएंगे इतना। ठीक है, या उसको बेहोश करना पड़ेगा, बात वो अलग है, लेकिन वैसे सामने से टेस्ट थोड़ा ना कर पाए। चूहे को पकड़ के कर सकते हैं हम टेस्ट, इंजेक्शन लगा लिया, समझ पा रहे हो ना चीजें। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, टेस्टिंग चार्ज मतलब इसकी पावर बहुत वीक है। तो टेस्टिंग चार्ज, और ये दूसरी चीज टेस्टिंग चार्ज के बारे में क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, टेस्टिंग चार्ज हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इस बारे में भी आप समझ लो इसको पहले। ठीक है, अब मान लेते हैं टेस्टिंग चार्ज मैंने यहां पर रखा है। ठीक है, ये टेस्टिंग चार्ज यहां पर रखा है। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। इसको पहले दिमाग में रख लो, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। पहले इतना दिमाग में रखो, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ लेके जाएगा ये, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके अपोजिट मूव करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को गया, मेरा हाथ ये नेगेटिव है, ये इसको ऐसे लेते हुए जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को गया। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब दूसरी बात मेरे को यहाँ पर ये बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। देखो, इंटेंसिटी मतलब क्षमता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्षमता, कितनी ताकत है उसके बारे में उसके पास। कहने का मतलब क्या, किसी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर लगने वाला फोर्स है। मतलब मान लो ये एक चार्ज है, ठीक है, मेरे पास ना वो कार है थी छोटी वाली, वो पता नहीं कहाँ है, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इसको समझ लो, ये एक छोटा सा चार्ज है। ठीक है, ईयरबड है, ये छोटा सा चार्ज है, टेस्टिंग चार्ज है मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, समझो, ये ऐसे, ये नो के जहां को है, यहाँ को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर मैंने एक टेस्टिंग चार्ज रखा। तो ये जो टेस्टिंग चार्ज है, किस फोर्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी तरफ ले जाएगा, किस फोर्स से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टेस्टिंग चार्ज को अपनी तरफ ले जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव होता है, अभी बताया टेस्टिंग चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी टेस्टिंग चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स जब उसको कहाँ रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा जाता है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो मतलब कि मैं आप एक बार और समझाऊं तो, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैंने यहां पर रखा है तो कितने फोर्स से, कौन फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज डिनोटेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन तो हो गई, तो डेफिनेटली इसकी भी डायरेक्शन आ जाएगी, तो बेसिकली ये भी क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया ना। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं एक ब्लैंक पेज निकालू यहां से, क्योंकि यहां से सारे ब्लैंक पेज गायब हो चुके हैं। ओके, आ गया। तो आप देखो, मैंने बताया कि ई क्या होता है, वेक्टर होता है। मैंने बताया फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन आएगी यहाँ पे, तो इसलिए वो भी क्या हो जाता है, वेक्टर, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जाएगा ही ना ये, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बताया, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। क्लियर है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखने पर वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इन शॉर्ट डेफिनेशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, द फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां को जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। यहां तक मैंने क्लियर करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, एक सेकेंड,
ओके, तो ये हमारा डन हो गया, ठीक है। ये लिखा है इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पर वही जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, ये आ गया हमारा डेरिवेशन, इसी के लिए मैंने ब्लैंक पेज निकाला था। अब देखो क्या कह रहे हैं, मैंने तो आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, है ना। अगर अब जो डेरिवेशन का टाइटल है, पहले आप इसे नोट करोगे, ठीक है, करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ ये मेंशन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं बोल भी रहा हूँ, ध्यान रखना है इसको, तो वैसे ही लिखोगे जैसा मैं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब हो गया, अभी तो मैंने बोला कि किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखेंगे तो उस पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। लेकिन यहाँ पर क्रक्स है, यहाँ पर क्रक्स क्या है, अगर यही चार्ज पार्टिकल, वेट में चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर क्यू, ठीक है, प्लस ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में आगे को बढ़ाएगा, ठीक है, हर डायरेक्शन में बढ़ाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर मैं, ये पॉइंट ए भी है, ठीक है, इसको पॉइंट ए मान लेंगे, इसको पॉइंट ए मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका, और यहाँ पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। किसी पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर किसी टेस्टिंग चार्ज को अगर मैं रखूं, तो ये टेस्टिंग चार्ज कितना फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब इस पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर मुझसे बोला जा रहा, देखो डेरिवेशन करने का तरीका है, आपको रटना नहीं है, पहले समझना है उसको। मुझसे क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मतलब जो ए पर रखा है मैंने चार्ज, वो हर डायरेक्शन में, ये पॉइंट चार्ज है। मैं एक्चुअली ना अपनी गाड़ियां वहां पर रखी है, मैंने सोचा था कि कल मैं आपको उस गाड़ियों के एग्जांपल से, मतलब एक चार्ज दूसरा चार्ज मान के, अब मैं उठ के जाऊंगा तो थोड़ा दूर है, तो तभी तभी मैं इससे समझा रहा हूँ, मेरे पास यही ऑप्शन बचा है अभी फिलहाल, कोई नहीं, नेक्स्ट पार्ट में आएगा वो डेफिनेटली। तो ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब कि इसकी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा यहाँ पर कोई अगर मैं चार्ज रखूं तो वो उस पर कितना फोर्स लगाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, मतलब जो क्यू नॉट वहां पर रखा हुआ है ना, देख पा रहे हो ऊपर यहाँ पे, ये गया हाथ, ये जो क्यू नॉट रखा हुआ है ना, क्यू नॉट यहाँ पर ये, इस पर क्यू जो ए पॉइंट पर रखा है वो कितना फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू निकालना है एक्चुअली हम, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। समझ में आ गया ना, मतलब क्या, फोर्स निकालना है, ध्यान रखना, वही मैंने बात बोली है, मैं बार बार उस चीज को दोहरा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, तो हाँ, तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, लेट प्लस क्यू चार्ज, लेट क्यू नॉट चार्ज इज प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ए विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ऐसे लिखोगे पहले, ठीक है। फिर लिखोगे द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट, ये बार मेंशन कर देता हूँ, क्यू एंड क्यू नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट कितना आएगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पहला डेरिवेशन है हमारा, Q1 एंड Q2 होती है ना, अपॉन क्या होती है, आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है, तो आर स्क्वायर हो जाएगी। फोर्स निकालिए, नाउ वी नो दैट, मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। नाउ हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल सकता है इसको, ठीक है, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से अगर मैं F की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो कितनी हो जाएगी बताओ, मुझे E निकालना है ना, E इज इक्वल्स टू F की वैल्यू बाई इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो कितनी हो जाएगी बताओ, एक सेकेंड, ये टैब को सही रखना पड़ेगा, ओके। अब ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम्म हम्म क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन
क्यू नॉट। अब देखो यहाँ पर क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो रिजल्टेंट क्या बचा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मेरा सर भी आ रहा होगा तो उसे छुपे ना। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ड्यू टू अ चार्ज एट आर डिस्टेंस, वाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आया मेरे पास फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल एट आर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल एट आर डिस्टेंस। कहने का मतलब हो गया, ये एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस दूर यहाँ पर अगर मैं कोई चार्ज रख दूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कितने फोर्स से धक्का देगा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला डेरिवेशन बन गया है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं पहले, और मुझे वो डेरिवेशन भी कराना है आपको। अच्छा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी परसों मैंने समझाई थी, याद है? अगर याद है तो वीडियो अभी पॉज करके पहले कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है, तुरंत कमेंट बॉक्स में। अगर पहला लेक्चर देख के आओगे तो पक्का कमेंट बॉक्स में लिखोगे। मैंने आपको बताया था उस दिन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, व्हेन चार्ज आर प्लेस्ड इन अ मीडियम अदर देन एयर एंड वैक्यूम द फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेस। ये तो लाइनें याद कर रखना पहले। हाँ, द परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन दैट मीडियम। कहने का मतलब मैंने आपको समझाया था उस दिन परसों कि एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बोला था या कैपिटल के बोला था, है ना। उसकी वैल्यू थी एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने बोला था कि अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज दो चार्ज, इनके बीच में एयर है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है। एक मिनट यार, मैं थक गया हूं, मैं पानी पी रहा हूं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था इससे पहले, थक गया हूं। तो देखो, एक चार्ज ही है, दूसरा चार्ज ही है, तो दोनों के बीच में, अगर ये पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। दोनों सेम चार्ज हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। अगर एयर है, अगर एयर तो सीधे चिपक जाएंगे या सीधे दूर हटेंगे, समझ पा रहे हो ना इसको, ठीक है। लेकिन लेकिन क्रक्स यहाँ है, अगर इनके बीच में कोई मीडियम रख दें, जैसे कि मैंने कल आपको बताया, एक सेकेंड, ये रहे एक पन्ना, अगर यहाँ पर एक पन्ना हो, केवल केवल एक पन्ना हो, एक एक मैग्नेट यहां से लगाओ, एक मैग्नेट यहां से लगाओ, तो चिपक जाएंगे। ऐसे ही पन्नों की संख्या बढ़ाते जाओ तो, ठीक है। और अगर एक काम करूं कि जैसे कि मैंने समझाया था कि एक बड़ी कॉपी, अब एक मैग्नेट यहां लगाओ, एक मैग्नेट यहां लगाऊं, तो उस सेम इंटेंसिटी का जो पहले लगाया था, अब वो चिपक नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके बीच में मीडियम आ गया है। तो सेम ऐसे ही अगर चार्जेस के बीच में मीडियम आता है तो उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका अमाउंट क्या होता है, घटता है। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। एक सेकेंड में इसको, ओके, तो उनके बीच में जो चार्ज होता है उसका अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहां तक क्लियर है, समझ में आया ना, ठीक है। नो नो, उनके बीच में जो फोर्स होता है उसका चार्ज, नॉट चार्ज, व्हाट मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी, अभी मैंने उसको फिक्स किया ना, तो इसलिए उनके बीच में जो फोर्स होता है उसका अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है, आई बात समझ में? मतलब कि दो दो चार्जेस हैं, उनके बीच में अगर मीडियम डाल दूं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका अमाउंट डिक्रीज होता है, जैसे मैंने अभी मैग्नेट का एग्जांपल दिया आपको, क्लियर है। लेकिन एयर में वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, मतलब कि एयर में वो जो फोर्स है उसका जो अमाउंट है वो बता रहा है, ठीक है। लेकिन एप्सिलॉन एम क्या है, किसी मीडियम में जो परमिटिविटी है। तो ये कंपैरिजन है, एयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना है विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है इसे बोलता है रिलेटिव, है ना, रिलेटिव इसलिए बोला है, रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डायलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा जब कैपेसिटेंस वाला कॉन्सेप्ट आएगा, क्लियर है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है, और अच्छे से वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था, कुलॉम्बिक लॉ इसी बेसिस पे एक्सप्लेन किया था बल्कि, ठीक है। तो आई होप वो आप उसे जरूर देखा होगा, तो देखो उसे, क्योंकि वही बेनिफिशियल है, वहीं से आप समझोगे कि न्यूमेरिकल लगाना कैसे है। जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अभी अगर आप जो बच्चे वो लेक्चर देख के आओगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिखोगे अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमने ये भी कर लिया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा डन हो चुका है। इसके बाद हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ओके। तो एक पहले न्यूमेरिकल छूटा था वो मैं करा दूं, उसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ कराएंगे, ये वाला, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल जो मैंने कल बोला था कि आपको मैं कल कराऊंगा करके, क्योंकि अब मैंने वो डेरिवेशन करा दिया है। देखो है क्या, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. Determine the position of the point at which the resultant electric field is 0. कहने का मतलब क्या है, बहुत इजी, बहुत इजी। देखो क्या कह रहा है,
ओके, देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगा। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब एक्चुअली में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्चुअली में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मैंने बताया था उसके बाद डायरेक्शन होती है। अगर मैंने एक चार्ज यहाँ पर रखा है, इस पर जीरो कब होगी हो, जब किसी चार्ज पर जो यहाँ पर रखा है इस पर सेम अमाउंट का फोर्स, ये चार्ज है मान लो, ठीक है, या इसको मान लेते ज्यादा बेटर, ये एक चार्ज है, ठीक है, दिख रही होगी पेंसिल ना, ये एक चार्ज है, इस पर एक फोर्स इधर को लग रहा है सेम अमाउंट का और एक फोर्स इधर को लग रहा है, क्या हिल पाएगा, क्या हिल पाएगा, नहीं। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हुई, जीरो हुई। समझ पा रहे हो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कब होगी, किन्हीं दो चार्ज के कारण। देखो या तो ये दोनों सेम चार्ज हो, देखो अगर सेम चार्ज होगा तो ये अगर पॉजिटिव है अगर नेगेटिव है, देखो मैं वापस समझाता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा, आपको स्क्रीन पे ज्यादा सही समझ में आएगा। देखो अगर एक मान लो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 10 कूलम का है और ये भी 10 कूलम का है, ठीक है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, सेंटर पे। क्यों, क्योंकि जितने फोर्स से यहाँ पर अगर एक क्यू नॉट रखूं मैं, ये पॉजिटिव चार्ज को कहाँ को धकेलेगा, इधर को, समझ रहे हो। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E1 मान लेता हूँ, ये इसको कहाँ को धकेलेगा, इधर को, तो ये E2 हो जाएगा, है ना। तो दोनों के कारण रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अच्छा तो मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कब आएगी, जब दोनों चार्ज द्वारा लगाया गया फोर्स कितना है, जीरो है। तो ऐसा मान लेता हूं कि मैं पेन चेंज कर लूं, ऐसा मान लेता हूं कि इस 16 से x डिस्टेंस दूर, ये सेंटर पे नहीं है, थोड़ा इधर को लिया है, ठीक है। 16 से x डिस्टेंस दूर यहां पर वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है, जीरो आ रही है, वो P पॉइंट है और यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल 8 है, तो कितनी हो जाएगी, इसको मैं हटाता हूँ, ये हट जा भाई, एक और हट जा, ओके। तो ये आएगी आपकी 8 माइनस एक्स। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब शर्त क्या है कि अगर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है दोनों चार्जेस के कारण, समझने सीखो। हाँ, अगर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों चार्जेस के कारण जीरो है तो ये कहने का क्या मतलब है, ये कहने का मतलब है कि पी पर 16 माइक्रोकूलम भी उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना, यहां से नहीं कर सकता, चुप जाएगा, ठीक है। ये नोक वाला हिस्सा है, जितना 9 लगा रहा है, तो ये हिल नहीं पाएगा, मतलब जितने से ये खींच रहा है उतने से ये भी खींचना चाहिए। क्लियर है, लेकिन यहाँ सीन क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर सीन क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव है, ये इसको कहां को धकेलेगा, इधर को, है ना। और ये नेगेटिव ये नेगेटिव है, ये इसको मतलब खींचेगा, नेगेटिव यहाँ पर टेस्टिंग रखा है ना, इसको खींचेगा। इसको मान लेता हूँ E1 और इसको मान लेता हूँ E2। समझ लो ना, इसका कॉन्सेप्ट अभी लाता हूं, पहले हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जीरो है, ठीक है, उसे प्रूफ करता है पहले। देखो कैसे, अगर यहाँ पर जीरो होगा तो जो E1 होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए किसके, E2 के, समझ लो ना। E1 बराबर होना चाहिए किसके, E2 के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 16 माइक्रोकूलम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -9 माइक्रोकूलम एट P। तो 16 माइक्रोकूलम के कारण r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। किसी चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी कराया ना, ये वाला कहां गया, ये जो फॉर्मूला, किसी चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक, ये फॉर्मूला मैंने कल नहीं कराया था, तभी मैंने डेरिवेशन नहीं कराया, तभी न्यूमेरिकल नहीं कराया, सॉरी, क्योंकि इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक नहीं समझाया था, तो आप समझा दिया है, तो आप देखो इसको करते हैं, कहाँ गया, यहाँ रहा, ये रहा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, देखो E1 के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वो रहेगा आपका के क्यू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर था ना फॉर्मूला, तो Q की वैल्यू कितनी यहाँ पर 16 है ना, अपॉन r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर हो गया। क्लियर है, इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज। देखो माइनस नहीं लिखोगे क्योंकि इसकी इनके पास डायरेक्शन है अभी, ठीक है, तो माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये भी आएगा आपका के क्यू की वैल्यू यहाँ पर 9 है, ठीक है, इसको हटा दो, अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है यहाँ पर 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के से के कैंसिल हो गया, ठीक है,
क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं सीधे? चलो कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, या बेटर इसको ऐसे लिख लें 4/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं हम कितना, 3/8 माइनस एक्स का, ओ शिट, वेट 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 वेट, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, इसका होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है, अगर दोनों इसका स्क्वायर रूट इधर साइड गया तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आएगा प्लस माइनस, चलो फिर प्लस माइनस का बाद में देख लेंगे, पहले वेट इसको हटा दो। ओके, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो कितना आएगा 4/x इक्वल्स टू 3/8 माइनस एक्स। तो कितना आ रहा है देखो इसको, तो ये आएगा आपका, ये हो जाएगा 8 चौको 32, 32 माइनस 4x। समझ पा रहे हो ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, अब मैं देख लूं कि मेरा चेहरा इस छुप नहीं रहा है ना। ठीक है, एक्चुअली ये मेरे पीछे चेहरे से छुप जाता है ना, तो इसको मुझे हटाना पड़ता है। ओके, सो इक्वल्स टू ये आएगा आपका कितना, 3x। 4x से उधर गया तो ये आएगा आपका कितना, अच्छा इसकी दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी हमें बेसिकली। ठीक है, देखो यहाँ से स्क्वायर रूट इधर साइड गया तो ये अनरूट हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसकी प्लस वैल्यू लेके देखी है हमने। ठीक है, तो प्लस वैल्यू लेके इसका आंसर आएगा 32 इक्वल्स टू माइनस 4x उस साइड गया तो 3x प्लस 4x, तो ये बचेगा आपका कितना, 7x, एंड ये आएगा आपका 32। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 32/7। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 7 से डिवाइड करें, 7 चुको 28, 7 चुको 28 पॉइंट, 8 4 है 12, 4 उठा 7 पंचे 35, सच में 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइड दे देते हैं इसको, तो 7 चुको 28 बचा, 8 4 है 12, मीन्स कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, तो पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा, तो 7 पंचे 35, 7 42, 7 पंचे 35, 4.5 समथिंग आ रहा कुछ। ठीक है, तो ये आ रही इसकी वैल्यू। अब ये पॉसिबल हो सकता है क्या, देखो x की वैल्यू 4.5 है, कहने का मतलब हो गया ये पूरा एक लाइन है, यहां तक अगर इस सेंटर पे यहाँ पर 4 होगा तो इधर से इधर इधर कहीं पर क्या आना चाहिए, 4.5 आना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड होने का मतलब होगा नेट फोर्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा। कहने का मतलब हो गया कि एक चार्ज यहां पर रखा है, इसको ऐसे समझो ना कि ये एक चार्ज है। ठीक है, ये एक चार्ज है, इस पर 16 वाला भी इधर को धक्का लगा रहा है। ठीक है, और 9 वाला भी इधर को ही खींच रहा है, ये भी इधर को धक्का लगा रहा है, ये भी इधर को खींच रहा है, तो दोनों का नेट फोर्स कहां को लगेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर लगेगा, जो जीरो हो ही नहीं सकता है। मतलब 4.5 पर जीरो होगा ही नहीं, 4.5 सेंटीमीटर पर जीरो होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो ना। ठीक है, कहने का मतलब होगा इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं आ रहा है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो एक बार -4/x रख के देखते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे -4/x इक्वल्स टू 3/8 माइनस एक्स। अभी मेरे चेहरे से छुप ना रहा हो यार। ठीक है, मैं हट गया हूँ थोड़ा सा, तो मैं इसको सीधे कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो ये हो जाएगा कितना, 8 3 24, सॉरी 8 चौको 32, 8 3 24 कहाँ से दिख रहा होगा मुझे पता नहीं, 8 4 32। ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3x। क्लियर है। ठीक है, सही है ना, माइनस 4 हो गया, ये 3x हो गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, 3x को एक काम करते हैं, 3x को इस साइड ले आते हैं, 32 को उधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4x में से x की 3x गया, x बचा, 32 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो 32 सेंटीमीटर, मतलब क्या, ये जो P पॉइंट होगा ना, ये इससे बाहर होगा। ये समझ पा रहे हो ना, ये P पॉइंट जो होगा इससे बाहर होगा, मतलब 8 से पूरी डिस्टेंस बाहर जाएगा वो P पॉइंट। कहने का मतलब हो गया, आप देखो सीन क्या है, अगर ये P पॉइंट इसके बाहर है, P पॉइंट क्या है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ये x से 32 आने का मतलब क्या है, 16 से 32 सेंटीमीटर दूर यहां पर मुझे एक पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के कारण 0 आ रही होगी। कैसे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसको खींच, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा इधर को, है ना, ये E1 होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है इसको खींचेगा इधर को, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन आ गई। समझ पा रहे हो ना इसको, या मैं इसको नेक्स्ट पेज में समझाऊं। यहां पर देखो हो क्या रहा था, ये 16 है, ये 9 है,
इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा था। 4.5 आ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। मैंने अभी इससे पहले जब आपको एग्जांपल दिया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए और इक्वल अमाउंट का फोर्स होना चाहिए। इक्वल अमाउंट का फोर्स होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की अगर सेम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की अगर सेम होगी, और दूसरी बात दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां भी वही सीन बनने वाला है। देखो ये जो पॉइंट था, ये लाइन सीधी हो जा भाई, ये हो गई सीधी, ठीक है। तो इससे बाहर ये एक्स डिस्टेंस ये थी ना, ये यहां से एक्स डिस्टेंस दूर ये 30, जिसकी वैल्यू आ रही 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर दूर या मीटर दूर, सॉरी माइक्रो कूलम दिया था ना, सॉरी सेंटीमीटर होगा फिर, 32 सेंटीमीटर दूर यहां पर वो पॉइंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो सीन क्या हो रहा होगा, ये पॉजिटिव वाला इसको धक्का देगा इधर को, विच इज इवन, ठीक है। मेरे से छुप ना रहा हो यार ये, हाँ छुप रहा है ना, सॉरी यार, ये छुप रहा है मेरे से, ठीक है। एंड ये इसको धक्का दे रहा है इधर को, ये इसको खींचेगा, 9 वाला इसको खींचेगा, विच इज E2, है ना। तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब 16 से 32 सेंटीमीटर दूर हमें वो पॉइंट मिल रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0 है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से, बिल्कुल समझ में आया ना, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया है, जो कि मैंने कल छोड़ा था और अच्छे से आपको करा दिया ये, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, देखता हूँ कैमरे में, पहले मैं बीच में तो नहीं आ रहा, मैं सही जगह पर आ रहा हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन रेंज सब कुछ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझा दी, ये भी समझा दिया, ये भी हो गया। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ लास्ट बचा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, पहले इसको डन करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं ब्लैंक पेज निकाल रहा हूँ, 1 सेकेंड, कंट्रोल सी। एक्चुअली मैं इस लेक्चर को एडिट करवा लूँ, लेकिन जैसे ना मैं बीच बीच में ये सब बोल रहा हूँ, जनरली आप देखोगे तो लेक्चर में ये सब इतना ज़्यादा होता नहीं है। एक्चुअली मेरे को फिर बाद में एडिट करना पड़ता है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, एडिट में बहुत टाइम जाता है, तो मैं सीधे अपलोड कर दूंगा। तो आप मेरा एक कॉपी पेस्ट सब सुन लोगे, ठीक है। तो इसके लिए माइंड मत करना। तो देखो, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला है, बट मैं समझा रहा हूँ कैसे है। देखो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मतलब उसको डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है, इन शॉर्ट यही है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मान लेते हैं दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है जो कि यहां पर रखा हुआ है, और एक Q2 है। Q1 Q2 का मतलब तो आप समझ ही गए होगे, Q2 आप लोगों को, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये Q1 है और ये Q2 मैंने यहां पर रखा है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, वो है R। अच्छा, तो मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 डायमेंशनल फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। एक्सिस में इसको डिनोट कर देता हूँ। तो देखो, तो Q1 की यहां से पोजीशन कितनी हो जाएगी, जैसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से उसकी पोजीशन कितनी है, तो इसको बोलेंगे R1 वेक्टर। इसकी ओरिजिन से पोजीशन क्या होगी, R2 वेक्टर, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा, वो R आएगा। अब एक चीज नोटिस करना, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, फोर्स ऑन Q1, देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है ऐसा मान के चल रहा हूं मैं, मैंने पहले बोली ये चीज, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, एक सेकंड लाइन को थोड़ा सीधा होने दो, ठीक है। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 वो इधर को होगा, मतलब Q2 पर फोर्स Q1 ऐसे तो धक्का लगाएगा इधर को, है ना। और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 वो इधर को होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। कैसे लिख रहा हूं उस चीज पर भी ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ले रहा हूं, तो कहां से कहां को ले रहा हूं, इधर से इधर को ले रहा हूं ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां को लूंगा, 2 से 1 की तरफ, समझ रहे हो। और जब यहां से यहां को ले रहा हूं, तो कहां से कहां को जा रहा हूं, मतलब कि जब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बोल रहा हूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बोल रहा हूं, तो कहां से कहां को जा रहा हूं, 1 से 2 की ओर जा रहा हूं। समझ पा रहे हो ना इसको, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा ना, पक्का क्लियर हो रहा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, तो अगर मैं फोर्स ऑन Q1
ड्यू टू Q2 निकालूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता है दोस्तों, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखो, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब 1 से 2 में जाने में देखो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब कहां से आ रहा हूं, Q2 से Q1 में जा रहा हूं ना, इसके कारण यहां फोर्स लगा रहा हूं, इसके कारण यहां फोर्स लगा रहा हूं, तो कौन सा वेक्टर है, R21 है ना, ये समझ पा रहे हो इसको, ठीक है। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, लेकिन हमें डायरेक्शन भी, सॉरी इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा R21 का कैप। ये क्या यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, ठीक है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि लेक्चर थोड़ा ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। तो हमें और न्यूमेरिकल करने हैं, न्यूमेरिकल हम करेंगे, बहुत न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा, अब थक जाओगे इतने सारे हैं, तो वो भी हम करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। एनसीईआरटी भी हम, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो भी हम पूरी करेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, तो फोकस करो, फिलहाल यहाँ फोकस करो। तो अब सीन क्या होगा देखो, आर कैप 21 की जो वैल्यू होती है, यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है, क्या होता है R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21। समझ पा रहे हो ना इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं तो कितनी आएगी, वो आएगी तुम्हारी F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इनटू, ये हो जाएगा आपका कितना, R21 कैप की वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, R21 का वेक्टर अपॉन R21 मॉड, ये भी मॉड वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो ये आएगा ओवरऑल आपका F12 इक्वल्स टू, 1 सेकेंड, 1 अपॉन, मेरे से दिख रहा है, मेरे सर से छुपा हुआ है, मैं थोड़ा नीचे झुक जाता हूँ, कोई बात नहीं। ये आएगा आपका F4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखो R21 का स्क्वायर इंटू R21, ये हो जाएगा R21 का क्यूब, है ना, इंटू R वेक्टर, यहां मॉड लगा लेना है यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट मतलब रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप देखो यहां तक, तो अगर F21 की वैल्यू रखोगे तो F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब वेक्टर की फॉर्म, वेक्टर की डायरेक्शन क्या है F21 के केस में, देखो 1 सेकेंड, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो कहां से कहां को जा रहे हो, इधर से इधर की तरफ जा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, ये R21 की जगह R12 हो जाएगा, सॉरी मैं यहाँ पर R21 लिखना भूल गया, तो ये यहाँ पर R12 हो जाएगा, और यहाँ पर R21 रख दोगे, ठीक है। तो ये इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेसिकली, ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी में F12 और इसको 12 भी लिखा है, तो उससे फर्क, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एनसीईआरटी में कहीं पर ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बाकी बुक्स में, अदर बुक्स में F21 ही लिखा हुआ है, डोंट वरी। इसका मतलब ये है, क्या पता वो इसकी ये इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कहने का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, ये एनसीईआरटी में R21 को R12 लिखा हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं इसको, हम 2 से 1 जा रहे हैं, इसलिए 2 से 1 जा रहे हैं, ये लिखा है, ठीक है। एनसीईआरटी ये बोलना चाह रही हो सकती है कि फोर्स ऑन 1, सॉरी डिस्टेंस ऑफ 1, सॉरी पोजीशन ऑफ चार्ज Q विद रिस्पेक्ट टू Q2, पोजीशन ऑफ चार्ज 1 विद रिस्पेक्ट टू Q2, ये हो सकता है उसके चांसेस, समझ रहे हो ना इसको, ठीक है। वो ऐसा रिप्रेजेंट करना चाह रही हो, कुछ बुक्स में वो लिखा है, तो कोई बात नहीं, यही ये भी सही है, वो भी सही माना जाता है, ठीक है। तो उससे फर्क मत करना, ठीक है। तो कंफ्यूज भी मत होना उस रिस्पेक्ट में। अब बात आती है वैल्यू ऑफ R21 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर लिख रहा हूं R21, देखो जो R21 है इस डायरेक्शन में है, इस ये वेक्टर ऐसा है कुछ, ये वेक्टर ऐसा है कुछ, तो ये और ये, अगर मैं ट्रायंगल रूल लगाऊं तो ये और ये दोनों क्या है, सेम वे में है ना। तो R21 वेक्टर R21 प्लस वेक्टर R2
इक्वल्स टू ये इनके अपोजिट है, ठीक है। तो R1, तो R21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। कहने का मतलब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो सॉरी, यहां से यहां जा रहा हूं तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जा रहा है, ठीक है। यहां से यहां जा रहा हूं तो फाइनल माइनस इनिशियल, R1 माइनस R2। तो आप यहां पर R1 माइनस R2 का मॉड का क्यूब भी लिख सकते हो, R1 माइनस R2 का वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कैसे उसकी वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पे, ठीक है। R1 माइनस R2 करके सेम अगर यही वैल्यू R12 की होती तो क्या होता, ठीक है, उसको भी कर ले देख ले। देखो अगर ये वैल्यू R12 की निकाल रहे होते तो कैसे होता, देखो ये और ये सेम वे में, ये इसके अपोजिट में है, तो वैसे भी आप क्या कर रहे हो, बेसिक फॉर्मूला आपको क्या रखते हैं, आप 1 से 2 में जा रहे हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे सीधे, तो R2 माइनस R1। अगर आप ये भी मानते चलते ना ये वाला, ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा यार, अच्छा चल रहा है एक्चुअली, ब्लैक है तो शो नहीं हो रहा, रुको कलर चेंज कर लूं मैं इसका थोड़ा, ये तो मिट ही गया, सॉरी, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ये कलर तो बहुत घातक हो रहा है इसके लिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका ये वाला वेक्टर भी होता R12 होता तो क्या करते, फाइनल माइनस इनिशियल करते, तो R2 माइनस R1 हो जाता। क्लियर है, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो कल हम ये करेंगे सारे न्यूमेरिकल जितने हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे न्यूमेरिकल हम डन करने वाले हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल में हम कल जंप कर लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और 1 अप्रैल से डेफिनेटली आप हमारी क्लास ज्वाइन करें। 1 अप्रैल से हम अपनी बैच स्टार्ट कर रहे हैं हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, सो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन करें। आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पार्ट 3, पार्ट 4 में जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल से शुरुआत होगी, न्यूमेरिकल प्लस इलेक्ट्रिक डायपोल में हम पहुंच जाएंगे डायरेक्टली, और आज का लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे क्लासेस, हमें वेबसाइट विजिट करिए, वहां हमारी डेमो वीडियो आप देख सकते हैं, एंड हमें इंस्टाग्राम में एज अ राधे क्लासेस आप फॉलो करिए, वहाँ मैं डेफिनेटली डिफरेंट रील्स डालता हूँ, जो नॉलेजेबल रील्स हैं वो आपके लिए काम आएंगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे क्लासेस।